कहा कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, है ना। फला तकुल लहुमा उफ, उनकी शान में तुम उफ तक ना। हमने जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है वो कुरान के साथ किया है। कुरान को हमने पढ़ा है, समझा नहीं। और जबकि कुरान हमेशा 4 लोग बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, और मेहमान आया हुआ और बेचारा बैठा हुआ है, और मेहमान के भी हाथ में मोबाइल है। तो खिलाफियात का मामला तो जो है और मुखर नहीं खत्म हो चुका है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वीडियो एंड राइट नाउ आई एम हियर विद वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनालिटी अबू अरीबा सर, who is from शेर घाटी। सो सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा सर कि आप जिस इदारे में अभी जिस इदारे को ये चला रहे हैं उसका नाम सुपर 30 है। कहाँ से ये आइडिया आया था आपको कि ये सुपर 30 रखा जाए, और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे से? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले चीज़ मैं क्लियर करूं कि इसका नाम सुपर 30 नहीं बल्कि स्टार 30। अच्छा, स्टार 30। और सुपर 30 और रहमानी 30 को देखते हुए ये जहन में आया। मैं जब अब्रॉड में था तो वहाँ कुछ साथी हमारे केरलाइट थे, केरला के वो लोग थे, तो अक्सर इस तरह का एक चलाते थे जिसमें ये कि CBSE स्कूल भी हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हो, और साथ ही साथ उनकी अपनी जो संस्कृति है या अपना जो कल्चर है उसको भी वो लेकर के चल रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे भी जहन में था कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा दे, बिहार में जाए तो वहाँ पर जाकर के एजुकेशन की लाइन से जो बेहतर हो सके वो करें। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया था और वहाँ से लेकर के आया। तो ये टारगेट है कि 30 बच्चे को इंशाल्लाह कोशिश है कि स्टार बनाएं, और वो चल रहे हैं। और ये 30 बच्चे से अगर ज़्यादा बच्चे चाहेंगे, क्योंकि सुपर 30 ये स्टार 30 जो है यानी 30 बच्चों तक लिमिटेड हो जाता है। अगर बहुत सारे पेरेंट्स तो चाह रहे होंगे कि हमारे भी बच्चे हों, सबका एडमिशन तो हो नहीं पाता होगा, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है क्या? एक्चुअली में हमको 30 बच्चे में अभी 33 करने हैं। तीन बच्चे और चुके। 3 बच्चे हमने कुछ ऐसे लिए हैं जो गरीब हैं, जिनको हम ये कर रहे हैं, और तो जाहिर सी बात है कि उसको मेंटेन करेंगे हम 33 करके, लेकिन 33 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी मैंने तैयार किया बेड वगैरह और ये उसी हिसाब से 33 बेड्स हैं, उसी हिसाब से मैंने बनाया। उसके बाद जो है जब अगर मान लिया उस ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मैंने एक जगह ज़मीन ली है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आगे इरादा है तो उसका एक ब्रांच कर देंगे। लेकिन यहाँ नहीं, इसमें हम 60-70 इस तरह से बच्चे नहीं करने जाएंगे या 40-50 नहीं करने जाएंगे, उससे क्वालिटी फिर हमारी मारी जाएगी। तो हम अपने क्वालिटी को कोशिश करेंगे कि मेंटेन कर सकें। बिल्कुल, आज के दिन में तालीम जिस तरह से लोग दे रहे हैं तो आप भी काफ़ी अलग तरीके से दे रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा सर कि पेरेंट्स को ये आप बताएं कि जो पेरेंट्स डे टू डे स्कूल में भेजते हैं या जो पेरेंट्स हॉस्टल में रखते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस देख पाते हैं, या पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, अभी के लिए हॉस्टल इसलिए ज़रूरी है कि ख़ास करके मेरे पास जितने भी मोस्टली बच्चे आए सब अच्छे स्कूलों से आए। हमारे पास करेन के और DAV सब सारे जगह के बच्चे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप करेन को छुड़ा कर रख के मेरे को दे रहे, वजह क्या है? तो उसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि सर मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे आ करके खाली बस मोबाइल में लगे हुए हैं। तो जो मोबाइल है भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है गार्जियन के साथ, एक बहुत बड़ा मसला है। और भी नशा है बहुत सारा, लेकिन सबसे बड़ा नशा मोबाइल है, और एक गार्जियन के लिए बड़ी परेशानी का बाइस है कि आखिर बच्चों को छुड़ाएं कैसे। और इस वजह से बच्चे नाम के लिए तो बड़े स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन 50% ही वो उसका बेनिफिट उठा रहा है, 50% बच्चे आप देखें कि बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों को तरबियत नहीं मिल पा रही है घर पे। हाँ, जाहिर सी बात है कि फिर वो अब माँ बाप की मजबूरी है कि बेचारे फादर से बच्चा, देखिए 6 के बाद माँ से बच्चा नहीं डरता, 5th तक तो बच्चा वो छोटा होता है, माँ से डर जाता है, लेकिन 6 के बाद से वो रिएक्ट करने लगता है, तो उसको डरा सकते हैं फादर। अब फादर सऊदीया में है, दिल्ली में, बॉम्बे में, जाहिर सी बात है भी उनको काम करना है। हाँ, कहीं भी है तो जॉब में, अब दिन भर वो जॉब में है तो दिन भर बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, माँ बेचारी कहाँ तक संभाले, घर संभालेगी, बाहर के बच्चे, बाहर बच्चा जाके मोबाइल देख रहा है नहीं देख रहा, वो कहाँ तक करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो अखलाकियात की जो कमी आई है, तो वो इस वजह कर मोबाइल की वजह कर आई है, और वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं गार्जियन। मजबूरी उनकी है कि वो चूँकि फादर जॉब में रहते हैं, माँ बेचारी अकेली कहाँ तक ये करेगी। तो ऐसी सूरत में हॉस्टल उनके लिए सेकंड ऑप्शन में। मैं चाहूँगा कि आप जिस एरिया में रहें शेर घाटी,
क्या चेंज देख पाते हैं? पहले एजुकेशन किस तरह का था, अभी किस तरह का, क्या वो चेंज हुआ है या और चेंज होने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, दौर हमेशा सही होता है, दौर कोई खराब नहीं होता है, वक्त सब सही होता है, लेकिन जो वक्त के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, प्रोग्रेस हुआ है? हाँ, तालीमी मामले में प्रोग्रेस हुआ है, शऊर के मामले में प्रोग्रेस हुआ है, बच्चों की थिंकिंग जो है बहुत आगे जा चुकी है। यही वजह है कि कल जो चीज़ आप 10th में पढ़ते थे, आज वो हमारे 8th का सिलेबस है ना। जो चीज़ें अभी आप देखिए 10th में हम लोग पहले बच्चों को रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाया करते थे, आज वो हमें 8th में पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी, जो लोग थिंक टैंक है वो समझ चुके हैं कि अब 5G दौर का बच्चा है तो वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, शऊर उसका काफ़ी डेवलप है, सेंस बहुत आगे जा रहा है। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, बस औकात तो ऐसा हो जाता है कि हमसे अगर मोबाइल नहीं चल रहा है तो मैं बच्चों को कहता हूँ जरा से देखो तो यार क्या प्रॉब्लम है। अब आप उसको कंप्यूटर 10 तक क्या दीजिएगा, 10 से ज़्यादा तक तो वो कंप्यूटर ऐसे ही बैठ के जान रहा है। तो डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, लेकिन एक तरफ अगर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है तो दूसरी तरफ हर चीज़ का एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव ये है कि जैसे मोबाइल के दौर से कंप्यूटर में आने से जब बहुत कुछ डेवलप हुआ तो उसमें नेगेटिविटी ये आ गई कि उससे अखलाकियात चला गया। जैसे आप घर में बैठे रहे, 4 बच्चे बैठे हुए, 4 लोग बैठे हुए, सबके हाथ में मोबाइल है और मेहमान आया हुआ और बेचारा बैठा हुआ है और मेहमान के भी हाथ में मोबाइल है, तो अखलाकियात का मामला तो जो है और मोरल एजुकेशन ही खत्म हो चुका है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, तो बहुत सारे जो हमारे कल्चर थे या जो हमारी तहजीब थी वो सब बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है। तो उस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगरचे हम अपने बच्चों को कल्चर अपलिफ्ट नहीं करते हैं, तो मोरली अपलिफ्ट नहीं करते हैं, तो आगे जाकर के वो बच्चे फिर बड़ा हमारे लिए बल्कि नुकसानदेह हो जाएंगे। अब फाइनली आते हैं सर, इस इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में आपने बात किया। तो इस्लामिक स्टडीज़ को जहाँ तक हमने देखा, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन जब देखा और जहाँ तक समझा तो ज़्यादातर मुसलमान के बच्चे जो हैं वो कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, कुछ उर्दू की आलिम दीन भी बन जाते हैं, प्लस हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आए हैं एजुकेशन शुड बी इन योर बिहेवियर। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ना चाहिए, वो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं? देखिए, हमारे पास जो किताब है कुरान अगरचे कोई उसको समझ लेगा या समझ करके पढ़ेगा तो फिर आपको किसी मोरल एजुकेशन की जरूरत नहीं, कोई किताब चलाने की जरूरत नहीं है। इवन मैं अपने स्कूल में नहीं चला रहा हूँ। आप देखें, इस्लामियात का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, वबिल वालिदैन एहसान। चलिए हम एक आयत को लेते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, है ना। फला तकुल लहुमा उफ, उनकी शान में तुम उफ तक न कहो, उनको झिड़को नहीं, वला तनहरहुमा। तो ये सारी चीजें जो आप देखेंगे कहाँ से मिल रहा है? बच्चे याद शराब ना पिए, बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं। अब बच्चे के फादर भी जो है ना वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान को समझ नहीं रहे। हमने जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है वो कुरान के साथ किया है। कुरान को हमने पढ़ा है, समझा नहीं। जबकि कुरान हमेशा कहती है और कह रही है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ो। हम क्या करते हैं, किया और आमीन कर दिया, हमको समझ ही में नहीं है। आप सोच लें कि 50 साल उम्र हो जाती है लोगों की, 50 साल से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनसे सही से पूछिए कि अलहम्द का तर्जुमा क्या है, इय्या का नाम बोलो, इय्या का नस्तईन का मतलब क्या है, वो नहीं जानना है। तो ये ज्यादती हुई, ये जुल्म हुआ हमारे कुरान के साथ। कुरान को जिस दिन आप पढ़ लेंगे, आप देखिए साहब किराम की जिंदगी वो आइडियल हमारे क्यों है, क्योंकि उनकी कैरेक्टर को उठा कर करके देखिए, वो इतना बेहतर इसलिए थे कि वो कुरान को आमिल कुरान थे, कुरान पे अमल करते थे। हमारा तो कुरान पे अमल क्या होगा, जब हम कुरान को समझेंगे तब ना, तो हम समझ ही नहीं रहे। तो यही सबसे बड़ा नुकसान है। इस्लामिक जो स्टडीज है वो बड़ी वास्ट है, बड़ी अच्छी है, लेकिन जरूरत है कि जो भी जिस धर्म में भी आप जाएंगे, अगर धार्मिक शास्त्र को सही से पढ़ा जाए तो शस्त्र की जरूरत नहीं, शास्त्र को जिसने पढ़ लिया फिर शस्त्र की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र अपने आप में फुलफिल है और एक अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा इंसान बनना है तो अपने धर्म को पूरी तरह से पढ़ो और उस पर अमल करो। तुम एक अच्छे धार्मिक होगे, एक मजहबी इंसान बनोगे तो तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। जैसे इंसान बनने के लिए शराब ना पियो, बड़ों के साथ अच्छाई से पेश आओ, बच्चों से प्यार करो, इंसाफ करो, अन्याय ना करो, मोह माया लोभ क्रोध अन्याय से बचो। ये सारी चीजें कौन बता रहा है? सभी धर्म बता रहा है। तो पता चला कि एक अच्छा इंसान होने के लिए एक अच्छा धार्मिक इंसान बनना पड़ेगा। आप धर्म की को सही से फॉलो कीजिए, आपको फिर उसके बाद
कोई नहीं कह सकता है कि ये गलत इंसान है। अब जैसे वादा अहद में खिलाफ वर्जी न करो। अब आपने मुझे 10,000 रुपया दिया, जब आप आए लेने के लिए तो मैं कह रहा हूँ कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कहाँ का पैसा, बेईमानी आ गई। लेकिन एक धार्मिक आदमी नहीं करेगा, वो समझेगा, उसको डर है कहीं ना कहीं इस चीज का कि नहीं भाई ये गलत है। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी आपने पढ़ाई किया उस पे अमल कर लीजिए तो वही पढ़ाई आपको सबसे बड़ी चीज है, ये तो इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज, किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हम खाली पढ़ ले और उस पर अमल नहीं करें तो फिर किसी भी चीज। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करें, एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम हियर।